मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा परमाणु, एटम कहते किसको है। प्यारे विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के आखिर तक परमाणु को अविभाज्य माना जाता था। ये माना जाता था कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बने होते हैं और इन अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन बाद में खोजों से ये पता चला कि जो परमाणु है, परमाणु अपने आप में अति सूक्ष्म कण है, लेकिन परमाणु भी और छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिनको अवपरमाणविक कण कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु 19वीं शताब्दी के लास्ट तक ही माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में धीरे धीरे खोजें होती गई, परमाणु की संरचना के बारे में पता चलता गया, तो ये पता चला कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि ये अन्य और छोटे सूक्ष्म कणों से, अवपरमाणविक कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु की संरचना के प्रमुख मूल कण होते हैं। अच्छा, तो परमाणु अब कहते किसको हैं? परमाणु कहते हैं किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं। परमाणु क्या होते हैं? किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनसे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ये एक तरीके से आधुनिक परिभाषा है परमाणु की। अब जो परमाणु होता है वो उसके 3 मुख्य अवयवी कण होते हैं परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है सर जे थॉमसन को। ये माना जाता है कि थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन की खोज केवल थॉमसन ने ही नहीं की, बल्कि इलेक्ट्रॉन की खोज में अनेक वैज्ञानिकों का योगदान रहा। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो एक कलेक्टिव एफर्ट थी, एक सामूहिक प्रयास थी। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। माइकल फैराडे ने 1930 में ये दर्शाया, प्रयोग के द्वारा ये दर्शाया कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों का निक्षेपण कहते हैं जमा होना। तो फैराडे ने प्रयोग के द्वारा 1930 में ये दर्शाया कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों का निक्षेपण, पदार्थ जमा होते हैं या पदार्थ वहां से लिबरेट होते हैं, उनका विसर्जन होता है। तो इन प्रयोगों के परिणाम जो है वो विद्युत की कणीय प्रकृति को बताते हैं, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1950 के मध्य में कई वैज्ञानिकों ने और विशेषकर फैराडे ने
आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहते हैं, में गैसों के विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, और इन नलिकाओं को कहते हैं कैथोड किरण नलिकाएं। जैसे यहाँ पर ये एक कैथोड किरण नलिका ये है, एक कैथोड किरण नलिका ये दिखाई गई है। इन कैथोड किरण नलिकाओं में गैसों के विद्युत विसर्जन का उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि देखो, जो कैथोड किरण नलिका होती है ना, कैथोड किरण नलिका कांच की एक लंबी नली होती है जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड और एनोड लगा होता है। कैथोड ऋण सिरा होता है, एनोड धन सिरा होता है। और इससे ये जो नली होती है इसको विद्युत विसर्जन नली भी कहते हैं, या कैथोड किरण नली भी कहते हैं इसको। तो ये यहाँ से वैक्यूम पंप के द्वारा, निर्वात पंप से जुड़ी होती है। तो इस नली में कोई गैस भर करके बहुत कम दाब पर, बहुत कम दाब कितना, लगभग 0.001 मिलीमीटर mmHg दाब पर, ये बहुत कम दाब होता है। तो जब इन इलेक्ट्रोडों में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित किया जाता है, उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड के बीच विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एक प्रकार की किरणें निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है, और उन्हीं की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने ये एक विद्युत विसर्जन नली है जिसे कैथोड किरण नली भी कहते हैं। इसमें जब कोई गैस भर करके, और ये इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कोई गैस भर करके इसमें उच्च दाब पर, बहुत कम दाब पर 0.001 मिलीमीटर Hg दाब पर, जब इसमें हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट से ज्यादा वोल्टता की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से गैसों में विद्युत विसर्जन होता है। कैथोड से एनोड की ओर जो है विद्युत, कैथोड से एनोड की ओर एक प्रकार की किरणें निकलती है, जिससे कैथोड और एनोड के बीच में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ये जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है कैथोड और एनोड के बीच में, इसकी जांच के लिए उन्होंने क्या किया वैज्ञानिकों ने, कि एक छिद्रित एनोड लिया। ये कैथोड, ये छिद्रित परफोरेटेड एनोड है, ये कैथोड है। और कांच की जो एनोड के पीछे कांच की नली की जो दीवार है, उसको इस पर एक प्रतिदीप्त लेप किया गया। इस पर जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। जो जिंक सल्फाइड होता है, जिंक सल्फाइड एक ऐसा पदार्थ होता है जब उससे कोई विकिरण टकराता है, या कहें कि जब उससे अति सूक्ष्म गतिशील कण टकराता है, तो जहां पर वो कण टकराता है वहां पर चमक उत्पन्न होती है। तो जब इस कैथोड किरण नलिका में, जिसमें एक छिद्रित एनोड लगा हुआ है और एनोड के पीछे की जो दीवार है कांच की, उस पर प्रतिदीप्त लेप किया गया है, जिंक सल्फाइड का लेप किया गया है, जब इसमें कोई गैस भर करके उच्च वोल्टता की विद्युत धारा, लगभग 10,000 वोल्ट, जिसकी वोल्टेज 10,000 से ज्यादा होती है, और दाब इसमें बहुत कम होता है, पॉइंट दाब को बहुत कम रखते हैं, गैस का दाब 0.001 mmHg। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो एनोड है, एनोड के पीछे जो है चमक उत्पन्न होती है। कैथोड के पीछे, एनोड के पीछे जो लेप किया गया है, उस पर जगह जगह जो है वो चमक उत्पन्न होती है। तो इससे ये पता चलता है कि
कैथोड से एनोड के बीच में एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। एक प्रकार की ये अदृश्य किरणें निकलती हैं और इन अदृश्य किरणों को ही कहते हैं कैथोड रेज। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। और इन कैथोड रेज के बनने की वजह से ही कैथोड और एनोड के बीच में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये अदृश्य किरणें होती हैं। तो कैसे पता चला कि भाई यहाँ कैथोड से अदृश्य किरणें निकल रही हैं? क्योंकि जो ये एनोड लिया, ये छिद्रित एनोड लिया, तो जब कैथोड किरणें एनोड की ओर चलती है तो कुछ कैथोड किरणें जो है वो एनोड के छिद्रों में से निकल करके यहाँ पर ये जो जिंक सल्फाइड का लेप किया गया है इससे टकराती है। तो इससे टकराने पर चमक उत्पन्न होती है ना। तो इस प्रकार से इन कैथोड किरणों की खोज हुई। अब देखते हैं कैथोड किरणों के गुण। अभी कैथोड किरणों की खोज हो गई है। ये क्या है? ये क्या है? ये है कैथोड रेज। कैथोड किरणें हैं, कैथोड रेज अदृश्य किरणें होती है। और जब ये जिंक सल्फाइड जो एक प्रतिदीप्त लेप होता है यहाँ पर किया हुआ कांच की सतह पर, तो जब ये इससे टकराती है तो यहाँ पर ये चमक उत्पन्न होती है। अब देखते हैं जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणों के गुण देखते हैं। कैथोड किरणों के गुण देखो, जो कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर चलती है और ये सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड के बीच में क्या सीधी रेखा में चलती है। अगर कैथोड और एनोड के बीच में अभ्रक का क्रॉस रख देते हैं इनके रास्ते में, तो उसकी छाया जो है वो कैथोड के सामने वाली नली की दीवार पर पड़ती है। तो इससे पता चलता है कि जो कैथोड रेज होती है वो सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें क्या सीधी रेखा में चलती है। और कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। देखो, अगर कैथोड किरणों के रास्ते में कोई हल्का पहिया जैसे कहीं पिन व्हील रख दे तो कैथोड किरणें उनको घुमा देती है। तो इससे पता चलता है कि जो कैथोड किरणें होती है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। कैथोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो ये किरणें सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन जब इन किरणों को विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से प्रवाहित करती हैं तो ये कैथोड किरणें विक्षेपित होती है। विद्युत क्षेत्र में, है ना, विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, तो जो कैथोड किरणें होती है वो धन प्लेट की ओर आकर्षित होती है। धन प्लेट की ओर ये कैथोड किरणें कहाँ धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैथोड किरणें होती है वो सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। कैथोड किरणें किन कणों से मिलकर के बनी होती है? ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। और इसी प्रकार से जो जब कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो कैथोड किरणें होती है वो विक्षेपित होती है। इसका मतलब ये है कि जो कैथोड किरणें है ना वो जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी हुई है वो आवेशित होते हैं। तो जब कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित करते हैं तो ये धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती है। इससे पता चलता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि जो ऋणावेश होता है वो धनावेश की ओर आकर्षित होता है। इसलिए ये किरणें विद्युत क्षेत्र में ये धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। और ये पता चल गया कि कैथोड किरणें क्या होती है? ऋणावेशित होती है।
तो कैथोड किरणों के कणों को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण जिन सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का ये नाम दिया था स्टोनी वैज्ञानिक ने। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अच्छा, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या ये किरणें जो होती है ये सीधी रेखा में चलती है। जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती है, इनविजिबल होती है, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके व्यवहार को कुछ निश्चित पदार्थों की उपस्थिति में, कुछ निश्चित पदार्थ जैसे स्फुरदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त, और अंग्रेजी में इनको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट, और एक पदार्थ होते हैं प्रतिदीप्त। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं फ्लोरेसेंट। ये जो कैथोड किरणें होती है ये क्या होती है? अदृश्य किरणें होती हैं, लेकिन कुछ निश्चित पदार्थों की, निश्चित पदार्थ कौन से? स्फुरदीप्त पदार्थ और प्रतिदीप्त पदार्थों की उपस्थिति में इनके व्यवहार को देखा जा सकता है। देखो, जो स्फुरदीप्त पदार्थ होते हैं और प्रतिदीप्त पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि जब इनसे ये किरणें टकराती है, ये किरणें, या कहीं जब इनसे विकिरण टकराता है, तो ये पदार्थ जो होता है ना, ये चमकते हैं। जहां पर ये किरणें टकराती है, जिन स्थानों पर, इन पदार्थों पर जिन स्थानों पर किरणें टकराती है वहां पर ये चमक उत्पन्न करते हैं। तो इसको, अच्छा, इनमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस ये है, जब स्फुरदीप्त पदार्थ से कोई विकिरण टकराता है तो ये प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, और जब हम विकिरण उससे टकराना बंद होने के बाद भी ये कुछ समय तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। अच्छा, प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिदीप्त पदार्थ वे होते हैं कि जब उनसे कोई विकिरण टकराता है, तो जब तक विकिरण टकराता है उन पदार्थों से, तो तब तक वे पदार्थ चमकते हैं। विकिरण टकराना बंद हुआ तो वे पदार्थ चमकना बंद हो जाते हैं। जो स्फुरदीप्त पदार्थ होते हैं, जब उनसे विकिरण टकराता है, ये किरणें जब टकराती है, तो टकराने के बाद में भी ये पदार्थ कुछ समय तक जो है वो प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्फुरदीप्त पदार्थ, जैसे जिंक सल्फाइड होता है, कैडमियम सल्फाइड होता है। तो जो कैथोड रेज होती है, इन पदार्थों की उपस्थिति में, देखो, पदार्थ चाहे स्फुरदीप्त हो चाहे प्रतिदीप्त हो, जब उनसे कैथोड किरणें टकराती है तो वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जो टेलीविजन की जो पिक्चर ट्यूब होती है वो भी एक कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है वो क्या है? वो भी एक कैथोड किरण नलिका है। और उसकी जो स्क्रीन होती है जिस पर हम चित्र देखते हैं, टीवी की स्क्रीन स्फुरदीप्त और प्रतिदीप्त पदार्थों से लेपित होती है, कोटेड होती है। कैथोड किरणें विसर्जन नली में उपस्थित गैस या इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कैथोड किरणें जो विसर्जन नली जिसमें कोई गैस लेते हैं उसकी प्रकृति पर ये निर्भर नहीं करती, ना ही इलेक्ट्रोडों के पदार्थ पर निर्भर करती। पदार्थ, गैस कोई सी भी ली जाए, विद्युत विसर्जन नली में कोई सी भी गैस ली जाए, इलेक्ट्रोड किसी भी पदार्थ का बना हुआ हो, प्रत्येक दशा में समान गुण वाली कैथोड किरणें प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से जो कैथोड किरणें होती है ना, जब कैथोड किरणों को उच्च गलनांक की धातु पर डाला जाता है, जैसे टंगस्टन पर डाला जाता है, तो विशेष प्रकार की किरणें, जिन्हें एक्स किरणें कहते हैं, एक्स किरणें उत्पन्न होती है। देखो, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि
विसर्जन नली में कोई सी भी गैस ले, विसर्जन नली के इलेक्ट्रोड किसी भी पदार्थ के बने हुए हो, प्रत्येक दशा में समान गुण वाली कैथोड किरणें प्राप्त होती है। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल घटक होता है। इलेक्ट्रॉनों की कुछ विशेषताएं और देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणें जिन सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी होती है उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश E और द्रव्यमान Me का अनुपात प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया और उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश E और द्रव्यमान Me का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। इसका मान होता है 1.7588 गुना 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। इसका मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश E और द्रव्यमान Me का अनुपात जो होता है ये होता है, और ये मान एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। देखो, विद्युत विसर्जन नली में कोई सी भी गैस ले, इलेक्ट्रोड उसके किसी भी पदार्थ से बने हुए हो, प्रत्येक स्थिति में इलेक्ट्रॉन के आवेश E और द्रव्यमान Me का जो अनुपात होता है वो ये आता है, इतने कूलाम प्रति किलोग्राम आता है। तो इससे ये इस चीज का पता चलता है कि प्रत्येक पदार्थ से प्राप्त जो कैथोड किरणें होती है वो समान कणों से मिलकर के बनी होती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु का जो होता है मूल कण होता है। अच्छा, देखो, ये एक बहुत बड़ी खोज थी कि ये मान निकालना, इलेक्ट्रॉन के आवेश E और Me का अनुपात निकालना, ये एक बहुत बड़ी खोज थी। और शायद इसी वजह से थॉमसन को ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो थॉमसन ने की थी। और अब देखते हैं कि ये E/Me का मान थॉमसन ने किस प्रकार से निकाला। देखो, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ये एक कैथोड किरण नलिका है, इसके द्वारा ज्ञात किया। ये कैथोड है, ये छिद्रित एनोड है, ये छिद्रित एनोड है, और ये स्फुरदीप्त स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। जब इस कैथोड किरण नलिका में, या कहीं ये विद्युत विसर्जन नलिका है, इसमें बहुत कम दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड किरणें जो होती है वो कैथोड से एनोड की ओर चलती है, और यहाँ से एनोड के छिद्र से हो करके ये इस बिंदु B से टकराती है। तो जब ये स्फुर्तिदीप्त पर्दे से टकराती है कैथोड किरणें, तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होती है। तो और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र इसमें दिखाया है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये N और S ये चुंबकीय क्षेत्र है। देखो, जब थॉमसन ने ये देखा कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है और बिंदु B से टकराती है, ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है यहाँ पर ये बिंदु B से टकराती है। उन्होंने देखा कि ये जो किरणें होती है ये विद्युत क्षेत्र के द्वारा ये विचलित हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये धन प्लेट की ओर मुड़ती है। अब विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर इनकी विचलन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है। इसी प्रकार से जो कैथोड रेज होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में भी वो विचलित होती है, और चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणों का जो मूल पथ होता है वो ये होता है। अगर कैथोड किरणों पर केवल विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, तो ये यहाँ पर टकराती है बिंदु A से। अगर केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो ये बिंदु C से टकराती है। थॉमसन ने ये पाया कि जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को
इनकी प्रबलता को संतुलित करके जो कैथोड किरणें हैं उनको उनके मूल पथ पर लाया जा सकता है। मतलब थॉमसन ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को इस प्रकार से संतुलित कर दिया कि उनको वो जो कैथोड किरणें हैं वो अपने मूल पथ पर वापस लौट आती है, जिस पर वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चलती है ना। अब इन दोनों क्षेत्र को एक दूसरे के लंबवत रख करके इनकी प्रबलता को बैलेंस करके इनको इनके मूल पथ पर, कैथोड किरणों को मूल पथ पर लाया जा सकता है। अगर अकेले अकेले रहे चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, देखो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र बैलेंस ना हो तो इनका जो पथ होगा कैथोड किरणों का वो ये नहीं होगा, बल्कि ये किरणें मूल पथ से विचलित होगी, है ना, ऊपर की ओर या नीचे की ओर विचलित होगी। तो इस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को और विचलन की मात्रा को माप करके जो थॉमसन थे वो इलेक्ट्रॉन के आवेश और उनके द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करने में वो सफल रहे। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों के E/me का अनुपात ज्ञात किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान me का अनुपात ज्ञात किया, और ये एक नियतांक होता है, इसका मान क्या आता है, ये आता है। मिलिकन ने एक साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट हुए मिलिकन, 1906 में इन्होंने तेल बूंद विधि के द्वारा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश का निर्धारण किया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत आवेश होता है वो उसकी जो मात्रा होती है वो ये होती है 1.602176 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। इन्होंने ये निर्धारित किया कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम आवेश होता है, और ये आवेश जो होता है विद्युत आवेश की ये इकाई इसको माना गया है। किसी भी आवेशित वस्तु पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता, और जो आवेशित वस्तुएं होती है उन पर उपस्थित आवेश जो होता है वो इस मात्रा का गुणक होता है। अब मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश को E/me का जो अनुपात है इसके साथ संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निर्धारित कर दिया, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है me बराबर होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश और E/me, है ना, E/me। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये 1.602176 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और ये जो E का जो अनुपात आया ये था 1.7588 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। अब ये जो किलोग्राम है ये ऊपर चला जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान आता है जब कैलकुलेशन करते हैं ये आता है 9.103938 गुणा 10⁻31 किलोग्राम आता है। तो थॉमसन ने तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान me का अनुपात ये होता है। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारित कर दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान उसने ज्ञात किया, और इन्हीं की गणना से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बता दिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10938 10⁻31 किलोग्राम होता है। और देखो जो एक मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल बराबर कितने का होता है, कितने कण होते हैं एक मोल में, 6.02223 10⁻23 होते हैं। एक मोल में इतने कण होते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 96,500 कूलाम
लगभग 96,500 कूलम्ब आवेश के बराबर होता है, और इस आवेश की मात्रा को कहते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे यानी कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 फैराडे, यानी कि 96,500 कूलम्ब आवेश उपस्थित होता है। तो कैथोड किरणों के अध्ययन से तापायनिक उत्सर्जन जो होता है ना, जब कम दाब पर धातु गर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, इसी को कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तो कैथोड किरणों के अध्ययन से, तापायनिक उत्सर्जन से और रेडियो एक्टिव विघटन से ये सिद्ध हो चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो द्रव्य के मूल कण होते हैं, परमाणु के ये मूल कण होते हैं। अब देखते हैं कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज किस प्रकार से हुई। देखो, हमने ये पढ़ा है अभी तक कि जब विद्युत विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर कोई गैस लेकर के उसमें उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड से एनोड की ओर किरणें निकलती है, जिसे कैथोड किरणें कहते हैं। गोल्डस्टीन ने ये ज्ञात किया कि जब जो कैथोड होता है उसको छिद्रित कैथोड लेते हैं, जब विसर्जन नली में छिद्रित कैथोड लेकर के, एनोड छिद्रित नहीं है, कैथोड छिद्रित है, विसर्जन नली में छिद्रित कैथोड लेकर के जब कम दाब पर किसी गैस में, है ना, ये वैक्यूम पंप पे लगाएंगे, यहाँ पर कम दाब पर किसी गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड किरण तो निकलती ही है, साथ में एनोड से कैथोड की ओर किरणें निकलती है, अदृश्य किरणें निकलती है, जो कैथोड के छिद्रों में से होकर के कांच की नली की दीवार में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति ये किस प्रकार से क्यों उत्पन्न होती है? देखो, गोल्डस्टीन ने ये देखा कि जब छिद्रित कैथोड लेकर के विद्युत विसर्जन नली में बहुत कम दाब पर गैस में विद्युत विसर्जन किया जाता है, उसमें उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड किरणें तो निकलती ही है, साथ साथ में एनोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती है, जो कैथोड के छिद्रों से होकर के कांच की नली की दीवार में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, और इन किरणों को ही कहते हैं एनोड किरणें, या इनको बोलते हैं कैनाल किरणें, या इनको बोलते हैं धन किरणें। इनको बोलेंगे धन किरणें, या इनको बोलते हैं कैनाल किरणें। गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम दिया कैनाल रेज, क्योंकि ये कैथोड के छिद्रों में से होकर के कैथोड के पीछे के क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। इन्हीं को कहते हैं धन किरणें या कैनाल किरणें। अब देखते हैं ये जो कैनाल किरणें हैं इनके गुण देखते हैं। देखो, ये जो कैनाल किरणें हैं, कैनाल किरणें जो एनोड से कैथोड की ओर गति करती है, ये धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। कैनाल किरणें क्या होती है? ये धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है, और ये भी धनावेशित सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है, और ये विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित होती है, विद्युत क्षेत्र में ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती है। देखो, कैथोड किरणों के लिए तो E/me का जो मान होता है वो एक नियतांक होता है, 1.758 × 10⁻11 कूलम्ब प्रति किलोग्राम होता है कैथोड किरणों के लिए तो। लेकिन जो धन किरणें हैं, विभिन्न गैसों से प्राप्त जो धन किरणें होती है, उनके लिए E/me का मान जो होता है वो नियतांक नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणों के लिए तो E/me का मान सभी गैसों के लिए एक नियतांक होता है, लेकिन जो धन किरणें होती है, भिन्न भिन्न गैसों से प्राप्त जो धन किरणें होती है, उनके लिए E/me का मान जो होता है वो एक नियतांक नहीं होता। भिन्न भिन्न गैसों से प्राप्त धन किरणों के लिए
E/me का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। तो इससे पता चलता है कि जो भिन्न गैसों की जो धन किरणें हैं वो भिन्न भिन्न धनावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। और धन किरणों के लिए E/me का जो सर्वाधिक मान होता है वो हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होती है उनके लिए E/me का जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका मान होता है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम प्रति किलोग्राम होता है। देखो, हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों के कणों को ही कहते हैं प्रोटॉन। हाइड्रोजन गैस से प्राप्त धन किरणों के धनावेशित कणों को ही कहते हैं प्रोटॉन। और प्रोटॉन के लिए यानी कि धनावेशित कणों जो हाइड्रोजन की जो धनावेशित किरणें होती है उनके कणों के लिए आवेश और उनके द्रव्यमान m का जो अनुपात होता है वो ये होता है सर्वाधिक 9.58 गुणा 10⁻7 कूलम प्रति किलोग्राम होता है। देखो, जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 गुणा 10⁻24 ग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है 1.672 गुणा 10⁻24 ग्राम या 10⁻27 किलोग्राम होता है। और देखो, जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन पर 1.602 गुणा 10⁻19 कूलम धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम ऋणावेश होता है, एक प्रोटॉन पर इतने कूलम धनावेश होता है। और नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन से ये सिद्ध हो चुका है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन सभी तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रोटॉन भी द्रव्य परमाणु से बना होता है। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु का मूल कण होता है। अब देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। देखो, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। न्यूट्रॉन की खोज देखो, 1932 में चैडविक ने ये ज्ञात किया कि जब हल्के कणों पर जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन पर जब एल्फा कणों की बौछार की जाती है, जैसे ये है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, द्रव्यमान संख्या 9, इस पर जब एल्फा कणों की बौछार की जाती है तो एक प्रकार की बेधी किरणें निकलती है। और ये बेधी किरणें सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से मिलकर के बनी होती है। और इन विद्युत उदासीन कणों को ही कहते हैं न्यूट्रॉन। इन विद्युत उदासीन कणों को ही कहते हैं न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने 1932 में ये ज्ञात किया कि जब हल्के कणों पर जैसे बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन परमाणुओं के नाभिकों पर जब एल्फा कणों की बौछार की जाती है तो एक प्रकार की बेधी किरणें निकलती है, बेधने वाली पिनिट्रेटिंग रेज निकलती है। और ये बेधी किरणें विद्युत उदासीन कणों से बनी होती है। और इन विद्युत उदासीन कणों को ही कहते हैं न्यूट्रॉन। देखो, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। न्यूट्रॉनों पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। और एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग इतना होता है 1.675 गुणा 10⁻27 किलोग्राम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और हाइड्रोजन तत्व को छोड़कर के सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखो, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके बाकी सभी तत्वों में, ये बात ध्यान रखने की है, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सभी तत्वों में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और न्यूट्रॉन के
विद्युत उदासीन होने की वजह से न्यूट्रॉन के लिए द्रव्यमान आवेश और द्रव्यमान m का जो अनुपात होता है वो शून्य होता है। और नाभिकीय विक्रियाओं के अध्ययन से ये सिद्ध हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के मूल कण होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू।